जो समाज का चेहरा पढ़ते हैं, जो समाज का दुख दर्द अनुभव करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। जो समाज को समझते हैं, तो ऐसे महानुभावों को हमने यहाँ इस विषय पर आमंत्रित किया है। मुझे आशा है कि वे जैसे हम निर्माण अर्थात सभ्यता, उन्नत मानवीयता का निर्माण अर्थात सभ्यता और कलाचार बनाम संस्कृति, हम यहाँ सभ्यता, कलाचार और संस्कृति, संस्कृति और कलाचार एक अलग चीज़ है, या सिविलाइजेशन, कल्चर एंड संस्कृति, इस तरीके से हम यहाँ रखना चाहते हैं। और ये जो भारत में संकल्पनाओं का संघर्ष है, तो इन संघर्ष को हमें समझना है। इसीलिए इस दौरान इसे हमने किस तरह से समझना है, किस प्रकाश में हमें समझना है, तो यही समझने के लिए आज यहाँ मान्यवर उपस्थित है। और मैं आशा करूँगा कि वे इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें उपयुक्त जानकारी और सही दिशा देंगे। इसी आशा के साथ मैं यह प्रस्तावना यही रोकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। सभी छात्रों को गुजारिश है, वाङ्मय संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया है। धन्यवाद अभी के प्रस्तावक माननीय झागड़े सर। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रविंद्र श्रावस्ती सर से आग्रह करते हैं कि आप आएँ माइक पर और हमारे श्रोताओं को सम्मुख अपने बात को रखें। वेलकम सर। हमारे सभी महामानव महामाताएं, इनको सबसे पहले वंदन करता हूं। और आपके बीच, आपके दरमियान रहने के लिए, उद्युक्त करने के लिए, मैं आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजकों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो विषय दिया गया है, उन्नत मानवीयता का निर्माण अर्थात सभ्यता, यानी कि उन्नत जो मानवीयता है वही सभ्यता है। और कलाचार बनाम संस्कृति, भारत में संकल्पनाओं का संघर्ष, ऐसा टॉपिक आज रखा है चर्चा के लिए। इस चर्चा सत्र के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर कुंभार सर, बाकी वक्तागण और आप मेरे सामने खड़े बैठे हुए सब लोग, उन्नत मानवीयता क्या होती है? क्या सभ्यता यानी यूटोपिया है, यानी महास्वप्न है, महासपना है? सभ्यता में यूटोपिया का अंतर्भाव होता है क्या? इसके बारे में पहले चर्चा करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जैसा कि धाकड़े साहब ने बोल दिया कि हमारी जो सभ्यता है उसका उत्कर्ष बिंदु जो है, क्लाइमैक्स बिंदु है, उसमें यूटोपिया है। यानी कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो महामानव है, हमारे जो महामाताएं हैं, उन्होंने हमेशा हमें यूटोपिया दिया है। यानी कि आज की जो हालात है उससे बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन हमारा होना चाहिए। हमारा एक बड़ा सपना होना चाहिए, हमारी उन्नत मानवीयता होनी चाहिए। ऐसा सपना हमारे सब जो कुछ महामानव है उन्होंने दिया है। जैसा कि अभी जिसका उल्लेख हुआ कि रैदास जी का यूटोपिया जो है वो
स्वारोलेस सिटी यानी बेगमपुर, जिसमें गम नहीं है, ऐसी ऐसी सिटी, ऐसा जिक्र किया है। कबीर जी का है अमरपुर, यानी कि जिसमें प्रेम ही है, जिसमें ज़्यादा प्रेम ही है, ऐसा शहर, ऐसा राज्य, इसको उन्होंने अपना चर्चा का केंद्र बिंदु माना है। आज की जो हमारी हालात है, जिस स्तर पर हम जीते हैं, वो आदर्श नहीं है, वो आदर्श से कम है। इसलिए हमारे पुरखे हमें उस आदर्श के ओर जाने का संकेत करते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि सभ्यता में यूटोपिया है। अभी कल्चर, सिविलाइजेशन, इसके बारे में आप डिक्शनरी में देखेंगे, इसके मीनिंग देखेंगे, लगभग एक जैसे ही है। जागतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये जैसा देखना कोई अचरज करने की बात नहीं है। लेकिन भारत के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में हमें थोड़ा अलग तरीके से उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में जो संस्कृति है वो ब्राह्मणी संस्कृति है, और उस संस्कृति में सभ्यता होने के बजाय विकृति ही ज़्यादा है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारे कल्चर या सिविलाइजेशन के लिए जो शब्द चुना गया है, जो संस्कृति शब्द चुना गया है, वो संस्कृति सही मायने में ठीक नहीं है। इसीलिए हम तमिल भाषा में, तमिल भाषा जो अपनी प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है, उससे पुरानी भाषा कौन सी भाषा नहीं है, ऐसा समझा जाता है। उस पुरानी भाषा में उस सिविलाइजेशन को, संस्कृति को कलाचार माना है। इसीलिए हमारे सभ्यता संघ ने उस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो इसीलिए हमारा हम जो बोलने जा रहे हैं वो कलाचार है, वो सिविलाइजेशन है। अभी इसमें जो लास्ट जो पार्ट है, भारत में संकल्पनाओं का संघर्ष है क्या? बाबा साहब बोलते हैं कि भारत में ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म के बीच में टकराव है, संघर्ष है, ऐसा बोलते हैं। तो ये ब्राह्मणिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, ये भी इन संकल्पना की ओर भी हमें जाना चाहिए। तो इसीलिए भारत में इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि यहाँ संकल्पनाओं का संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संस्कृति में जो मूल्य व्यवस्था है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो क्या है, और हमारे कलाचार में, सभ्यता में वैल्यू सिस्टम क्या है, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको बड़ा फर्क मालूम हो जाएगा। आपको लगेगा कि जात व्यवस्था जो है वो संस्कृति की देन है, और सभ्यता की देन, जात विरहित समाज की रचना, ये सभ्यता की देन है। इसलिए जो इस संकल्पनाओं का बहुत बड़ा संघर्ष है, ऐसा हम मानते हैं। ब्राह्मणी संस्कृति में भी आप अगर देखेंगे वही है, ब्राह्मणी संस्कृति में भी वही है। उसमें जात पात है, स्त्री पुरुष भेद है, और बहुत कुछ है। और जो कुछ हमें अनुभव में नहीं आता, एक्सपीरियंस में नहीं आया, वैसी बातें है। और उसके अप्रोक्ष में, उसके अपोजिट में बुद्धिज्म में जो देखा जाता है, तो वो बुद्धिज्म बहुत ही सीधे हमारा जो जीने का जो रास्ता है, उसके बारे में बुद्धिज्म बोलता है। वहाँ की जो वैल्यू सिस्टम है, वहाँ की वैल्यू सिस्टम है कि जात विरहित समाज रचना, समान स्त्री पुरुष समानता, यानी कि ये ऐसा है। तो इसलिए भारत में संकल्पनाओं का जो संघर्ष है, वो संघर्ष ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसके लिए हमारे जो लोग हैं, उनको सभ्यता की ओर, यूटोपिया की ओर हमें लेने की ज़रूरत है, ऐसा मानता हूँ। इतना बोलकर मैं मेरी चंद बातें खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र श्रावस्ती सर, आपने अपनी बात रखी इधर। और अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लाल रत्नाकर सर से आग्रह करते हैं कि आप आएं और अपनी बात इसे डायस से रखें। वेलकम डॉक्टर
लाल रत्नाकर से। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराष्ट्र मंचासीन राज्यातील कौन साथी मेरे सर्व सम्मुख बैठे कार्यकर्त्यांना विनंती आहे हमसे भी ज़्यादा विद्वान साथी सभ्यता संघाचं जे काही डोनेशन जमा और केलेले युवा असेल पीढ़ी ते बेसिकली कंट्रोल रूम मध्ये विषय जो है बसलेले आहेत वो त्यांच्याकडे जमा करावे. आज की एक जो हमारा मूल निवासी सभ्यता संघ है उसका जो थाट है, उसकी जो मूल अवधारणा है, उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। सबसे पहले तो उस हमले को समझने की, जब तक आप रोग नहीं समझेंगे तब तक उसके निदान का कोई उपाय नहीं होगा। हम बेसिकली कला के विद्यार्थी हैं, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पक्षी विषाणहीन है। ये तो गलती से शायद कह दिया होगा कि कला व्यक्ति में होनी चाहिए, नहीं तो वह मनुष्य नहीं हो सकता। यानी कि जो मनुष्य है उसका सबसे बड़ा लक्षण है कि उसमें कला, साहित्य और संस्कृति को हम इसको ले रहे हैं, जिसको हम बदलने जा रहे हैं, उसको कलाचार के रूप में, अगर कलाचार नहीं तो जरा आज भी आप गौर से देखिए समाज को कि ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं। अगर इस पर गौर से और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए तो जितना भी कलाचार है वो मूल निवासियों के पास है, और उसका जो प्रतिकार है, जो विद्रूपता है, जो उसमें एक तरह से मिलावट है, वो व्यवसायियों के पास है जो उसका बाजारीकरण कर रहे हैं। बार बार हम इंडस वैली की बात करते हैं और इंडस वैली में कहीं इनका जो पूरा आज का ये समाज बना हुआ है उसका कोई रूप ही नहीं। उसमें जिस समता, समानता, व्यवस्था का इंतज़ाम हमें मिलता है, मूलतः वही हमारा एक तरह से हमारी सभ्यता है। और उस सभ्यता के जो नायक हैं, जिन्होंने उसे बनाया था, वो मूल निवासी थे। ये तो तय हो चुका है, ये साबित है। इसको कहीं पर इस तरह की और चीज़ें नहीं मिलती। जो भी शिल्प के रूप में मिला है, सिक्कों के रूप में मिला है, उसमें चाहे पशु हो और चाहे डांस हो, नृत्य हो, इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करके बंधु से बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो पूरा ये अवधारणा है इस पर हम थोड़ी सी बात कर सकें, क्योंकि मेरा विषय कला है और मुझे कला के लिए बुलाया गया था। तो मेरी बात समझ में ये नहीं आई कि मुझे कला के रूप में क्या करना है वहाँ। कला की पेंटिंग्स, मेरी पेंटिंग्स हैं, और वो जो खास करके जो बहुजन समाज है और उसमें भी जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं और उनकी जो दशा दिशा है, उसको लेके मैं काम करता हूँ। कोई स्वप्न के जो आधी आबादी है उस पर काम नहीं करता। जो मेहनत कश लोग हैं, जो खेती किसानी में, श्रम में और खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उन पर काम करते। जो लोग हमें जानते हैं उनको ये बात पता है। लेकिन बात केवल इतने से ही पूरी नहीं होती, बात उसे समझने की भी जरूरत है। यदि हम इन कलाचारों को ठीक से समझेंगे नहीं तो हम अपनी कला का जो दुनिया में जिसका नाम है, आज अगर आप अजंता की बात करें, एलोरा की बात करें, बनाने वाले लोग कौन हैं? और इसी पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि बनवाने वाले का नाम तो आता है मगर इस मुल्क में बनाने वाले का नाम नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं
यूरोप में आप जाएंगे तो वहाँ लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, न जाने कितने नाम आते हैं जिनकी वजह से उनकी कलाकृतियाँ जानी जाती हैं। लेकिन यहाँ की बनी ठनी किसने बनाया? कोई जानता है? यहाँ की पूरी अजंता किसने बनाया? कोई जानता है उनका नाम? ये सब जो काम हुआ है, इसके जो अगेंस्ट जो एक साजिश रही है, आज भी आए दिन हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छा महल बनाने वाला, अच्छे से अच्छा मंदिर बनाने वाला, अच्छी से अच्छी सड़क बनाने वाला, उसका कितना उपयोग कर, ऐसे संसाधन, ऐसा कलाचार, ऐसा आर्थिक सिस्टम बना दिया गया है कि वो केवल उसका बनाने वाला होकर रह जाता है, उसका उपभोग करता नहीं। और आज फिर से एक बार बहुत बड़ा हमला हो रहा है। ये जो औरंगाबाद में जो आयोजन हुआ है, ये उसी हमले के खिलाफ अपने को बचाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हम कोई किसी पे हमलावर नहीं है, हम किसी का कुछ छीनने नहीं जा रहे, हम तो केवल उनको ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें तो हमारी हैं और इसको आपने विकृत कर दिया है। और विकृति का कोई एक रूप नहीं है। आप ये देखिए कि जो पाठ्यक्रम जितने भी बने हैं, उन पाठ्यक्रमों में हमारे जो नायक हैं उनको कितना स्पेस है, उनका जो स्पेस ही नहीं दिया उनको, क्योंकि वो समाज के उन अंगों को, उन हिस्सों को उन पर कुठाराघात किए थे कि जो समाज के खिलाफ थे। लेकिन जैसे 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 चीजें होती गई, वैसे वैसे उनमें से उनको अलग थलग करते गए। तो केवल यहाँ एक बिंदु नहीं है कि जिस पर आपको लड़ना। अभी वो डॉक्टर साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लोगों के बीच में जाना है तो उनके तरीके से जाना। आप अगर वहाँ कोट पैंट टाई बांध के जाएंगे तो शायद वो लोग आपके साथ उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये भ्रम हमको भी हो गया कि लगता है कि इस इलाके के कोई ये बड़े काश्तकार हैं जो इतने ढलने से इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं और इनका लिबास से वो लगा ही नहीं कि ये प्रोफेसर हैं या जो अपने प्रोफेशन में हो, मूल प्रोफेशन में होंगे। तो ये जो पूरा आधार है, इस पर मैं आपको दो बातें करूंगा। ज़्यादा लंबी बात कला से जुड़ा हुआ यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे वक्ता हैं, बात करेंगे। ये जो हमारी कला है, भारत की कला, इसका एक बड़ा सीधा सा फंडा है कि रेखा प्रधान, दो माप वाले प्रतीकात्मक चित्र। यहाँ चित्र में कौन बना है उसको आप पहचान नहीं सकते। वो कोई पर्टिकुलर एक कोई व्यक्ति है, महिला है, और जो सभी अगर नहीं है, उसका व्यक्ति चित्र नहीं है, तो जो नायक नायिका है, जैसे आप ये देखेंगे तो बड़ी बड़ी आंखें हैं और लगभग एक ही तरह की नाक है, चाहे वो स्त्री हो या उन्होंने राजस्थानी कला में आप देखेंगे तो चाहे उसमें पुरुष हो। उनकी सारी बनावट जो है वो प्रतीकात्मक है। तो प्रतीकात्मक से उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा व्यापक रूप दे दिया कि इसमें हम एक व्यक्ति को नहीं पहचान रहे। तो फिर वो व्यक्ति का रूप ही वहां से खत्म हो गया और हुआ क्या कि वो एक समूह की अभिव्यक्ति हो गई, एक समूह उससे दिखा दिया उन्होंने। लेकिन यूरोप में जो काम हुआ, अगर वहाँ मोनालिसा बनी तो मोनालिसा की अपनी आइडेंटिटी है, और उसके अलावा लास्ट सपर जितने भी चित्र हैं वो सबकी अपनी आइडेंटिटी है, उसमें आप हर व्यक्ति को पहचान सकते हैं। यहाँ पहचान ही गायब कर, और ये निरंतर जारी है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने ये देखा है कला का प्राध्यापक होने के नाते और विद्यार्थी होने के नाते कि निरंतर इस पे जो है अभी भी लोग ऐसे विद्यार्थियों को जो जागरूक हैं, जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनको उससे इतर कर दिया जाता है, उनको
दूसरे ट्रैक पे डाल दिया जाता है। और पता ये चलता है कि जो उनके अंदर हुनर है, जो कलाचार है, जो उनको कला जो उनकी इंटरनेशनल लेवल पर आगे जानी